Hello students, welcome to 5 classes in collaboration with City Model College। आज हम लोग क्लास 11th में चैप्टर 5 में वेक्टर्स को स्टडी कर रहे थे और उसी कड़ी में आज हम लोग वेक्टर्स को और आगे स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम वेक्टर्स में हम लोगों ने वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर्स का रेजोल्यूशन इनको स्टडी कर लिया था। वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होते हैं उनको स्टडी कर लिया था। आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से किसी वेक्टर को एक्स वाई जेड तीन डायरेक्शंस के कंपोनेंट्स में हम ब्रेक कर सकते हैं और फिर उनको हम आई जे के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और फिर कैसे वेक्टर्स को ऐड करते हैं। ओके, तो जैसे सपोज आपके सामने एक ये फ्लोर है और फ्लोर के कॉर्नर पे किसी रूम को यदि आप देखते हैं तो आप 3 साइड्स वहां पर पाते हैं। एक एक्स डायरेक्शन आप यदि कंसिडर कर लें और दूसरी डायरेक्शन को आप जेड कंसिडर कर लें और वर्टिकल को आप वाई कंसिडर कर लें, तो वहां पर यदि हम किसी वेक्टर की बात करें तो वो वेक्टर इस तरह से होगा कि जैसे ये कोई आपका वेक्टर है इस तरह से, जो 3 डायमेंशन वेक्टर है, ना तो वो एक्स वाली प्लेन में है, ना वो आपकी वाई और जी वाली प्लेन में है, ना ही वो फ्लोर में है, कहीं बीच में है, ना एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में किसी एक प्लेन में वो नहीं है। तो ये आपका नॉन कोप्लेनर एक तरह से है। अभी तो सिंगल है, जब इसको यदि हम 2 से 3 वेक्टर बना देते हैं तो वो नॉन कोप्लेनर हो जाएगा यदि वो किसी एक प्लेन में लाई नहीं करता। तो फिलहाल यदि हम एक्स वाई प्लेन की बात करें, इस आपके रूम के इस दीवार वॉल की बात करें, या आपका जो ये वॉल है इसकी बात करें, या ये फ्लोर की बात करें, तो इन तीनों फ्लोर में से किसी भी फ्लोर में आपका ये वेक्टर नहीं है। तो एक तरह से ये 3 डायमेंशन वेक्टर है। यदि इसको हम और अच्छे से समझना चाहें तो इसको हम देखेंगे इस प्रकार से, यदि इस वेक्टर से एक हम परपेंडिकुलर ड्रा करें अपनी इस वाली वॉल पे, यानी एक्स एक्सेस की वॉल पे, तो किसी वेक्टर से जब हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो एक्सेस के जिस पॉइंट पर वो टच करता है वो परपेंडिकुलर, ये आपका एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये आपका वेक्टर था, उस वेक्टर से हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, 90 डिग्री बना रहा है। तो जिस जगह पर वो परपेंडिकुलर ड्रा होता है, यदि उस पॉइंट को हम ओरिजिन से मिला दें आपके, तो ये हो जाएगा आपका, ये आपका इस वेक्टर का कंपोनेंट हो गया एक्स डायरेक्शन, यानी ये वेक्टर और इस वेक्टर का कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन। तो जब कभी भी किसी वेक्टर का आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालना होगा तो हम क्या करते हैं, उस वेक्टर के हेड से उस डायरेक्शन में एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं। ये जो एंगल है आपका ये 90 डिग्री है। ठीक है, जहां पर वो परपेंडिकुलर पड़ता है उसको आप ओरिजिन से मिला देंगे और परपेंडिकुलर की ओर एरो बना देंगे, तो ये जो आपका ब्लू कलर का वेक्टर आया है ये इस वेक्टर का इस डायरेक्शन का कंपोनेंट हो गया। ऐसे ही इसका जेड डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में भी हम कंपोनेंट निकाल सकते हैं। तो उसको आप आगे देखते हैं कि कोई आपका ये वेक्टर है, इससे हमने एक्स डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डाला तो ये ब्लू कलर का आपका कंपोनेंट हो गया, ये एक्स डायरेक्शन कंपोनेंट हो गया। अब आप ये देखिए, अब हमने इस वेक्टर से जो आपका ओरिजिनल वेक्टर था अब वाई डायरेक्शन में परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, तो ये एंगल जो है ये 90 डिग्री है। तो जिस जगह पर परपेंडिकुलर ड्रा हुआ उसको आपने ओरिजिन से मिला दिया, तो ये जो वेक्टर नया आया है ये वेक्टर इस वेक्टर का वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट हो गया। ठीक है, और इसी को आगे देखें, अब आप ये समझ पा रहे होंगे कि आपने वेक्टर से एक्स डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डाला तो ये जो वेक्टर हुआ ये इस वेक्टर का ब्लू वेक्टर कंपोनेंट वेक्टर हो गया आपके इस वेक्टर का एक्स डायरेक्शन में। ऐसे ही ये जो आपका पिंक वेक्टर दिखाई दे रहा है ये पिंक वेक्टर इस आपके पर्पल वेक्टर का कंपोनेंट हो गया वाई डायरेक्शन में। ऐसे ही इस वेक्टर से हम परपेंडिकुलर डालेंगे अब जेड डायरेक्शन में। ये तो इस तरह से जब आप जेड डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डाल देते हो, अब आपने इस वेक्टर से जेड एक्सेस की तरफ एक परपेंडिकुलर डाल दिया, यानी ये आपका 90 डिग्री बना रहा है जेड एक्सेस के साथ में। तो जिस जगह पर परपेंडिकुलर आपने ड्रा किया है वहां से सेम आपके ओरिजिन को मिला दोगे वेक्टर के, आपके वेक्टर के ओरिजिन को यदि उस जगह पर मिलाओगे जहां पर परपेंडिकुलर डाला है तो ये आपका वेक्टर आ गया जो आपके ओरिजिनल वेक्टर का कंपोनेंट वेक्टर हो गया जेड डायरेक्शन। इस तरह से जो ये आपका वेक्टर है ये 3 डायमेंशन वेक्टर है क्योंकि इसके तीनों डायरेक्शन में आपके कंपोनेंट
मिल रहे हैं। इसका एक्स डायरेक्शन में भी कंपोनेंट है, इसका वाई डायरेक्शन में भी कंपोनेंट है और इसका आपके जेड डायरेक्शन में भी कंपोनेंट है। तो ये आपके किसी वेक्टर के तीन कंपोनेंट हो गए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, क्योंकि ये वेक्टर आपस में 90 डिग्री है, ऐसे ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में 90 डिग्री है, ऐसे ये वेक्टर और ये वेक्टर भी आपस में 90 डिग्री है। तो ये किसी वेक्टर के 3 डायमेंशन के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वेक्टर्स हो गए। अब इनको हम नेक्स्ट देखते हैं। अभी हम लोगों ने जो 3D एनिमेशन में देखा था, अब उसको हम इस प्लेन सरफेस पे 2 डायमेंशन के फॉर्म में देखेंगे। ये तो आपका रूम हो गया, रूम का कॉर्नर हो गया, ये एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया और ये जेड एक्सेस हो गया। और ये कोई हमारा एक्स डायरेक्शन में यदि हम ए एक्स कंपोनेंट लें, जेड डायरेक्शन में ए जेड लें और वाई डायरेक्शन में ए वाई कोई वेक्टर लें, तो इन तीनों वेक्टर के सम से ये आपका वेक्टर ए बनता है। पीछे हम लोगों ने क्या देखा था कि वेक्टर ए था, कोई वेक्टर था, उसका इधर परपेंडिकुलर डाला तो आपका ए एक्स कंपोनेंट आया, उसका इधर परपेंडिकुलर डाला तो ये जो कंपोनेंट आया वो ए वाई आया, उसका जेड पे परपेंडिकुलर डाला तो कौन सा वेक्टर आया आपका ए जेड आया। तो आप एक वेक्टर को 3 वेक्टर्स में ब्रेक कर रहे थे, यहां पर ए एक्स ए वाई और ए जेड को हम ऐड कर रहे हैं तो फिर क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। तो वहां वेक्टर को ब्रेक करके देख रहे थे, यहाँ अलग से ऑलरेडी जो वेक्टर्स है उनको ऐड करके हम फाइनल वेक्टर ए को देख रहे हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज है, ये जो वेक्टर्स हैं ए एक्स आपका ए वाई और ये ए जेड, ये 3 वेक्टर इस वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हैं, क्योंकि वो एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में, या ये कहें कि जो वेक्टर ए है वो आपके ए एक्स ए वाई और ए जेड से मिलकर बन रहा है। तो अब आपका ये जो वेक्टर हुआ, अब इसको क्या कर सकते हैं, जो ए का वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस, अब ये आपका एक वेक्टर का ए वेक्टर का एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है वो ए एक्स है। अब इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो ए एक्स के साथ डायरेक्शन को लाना पड़ेगा, और डायरेक्शन किसी वेक्टर के साथ कैसे लाते हैं, जिस डायरेक्शन की तरफ वो वेक्टर होता है उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं उस वैल्यू में। तो ए एक्स आपका पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है तो हम आई कैप का मल्टीप्लाई कर दिया हमने ए एक्स में, तो अब ये बन गया ए एक्स आई कैप, यानी वेक्टर ए का एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट हो गया ए एक्स आई कैप, ये वेक्टर कंपोनेंट है। यदि आई कैप हटा दें तो सिर्फ कंपोनेंट हो गया, यानी मैग्नीट्यूड हो गई। जब हम वेक्टर कंपोनेंट बोलते हैं तो इसका मतलब कंपोनेंट और उसके साथ में उसकी डायरेक्शन। तो वेक्टर ए का कंपोनेंट है ए एक्स, एक्स एक्सिस की तरफ है, इसलिए वेक्टर कंपोनेंट हो गया ए एक्स आई कैप। ऐसे ही वाई की डायरेक्शन में हो जाएगा ए वाई, वैल्यू उसकी ए वाई है, डायरेक्शन जे कैप है तो ए वाई जे कैप। इसी तरह जेड एक्स की तरफ, जेड एक्स की तरफ जो कंपोनेंट है वेक्टर ए का वो कितना है ए जेड, और डायरेक्शन क्या कही जाती है जेड की तरफ, यूनिट वेक्टर की के कैप। तो इस तरह से इस वेक्टर को, इस वैल्यू को यदि वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो ए जेड इसकी वैल्यू हो गई, और डायरेक्शन आपकी जेड की तरफ है और जेड की तरफ आपका यूनिट वेक्टर होता है के कैप। तो इस तरह वेक्टर ए के 3 वेक्टर कंपोनेंट हो गए, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप। यानी फाइनली वेक्टर ए को हम जब लिखेंगे तो वेक्टर ए क्या है, वेक्टर ए इन तीनों वेक्टर्स के सम के इक्वल है। वेक्टर ए आपके तीनों वेक्टर्स के सम के इक्वल है। पहले ए एक्स आई कैप, फिर ए वाई जे कैप, फिर ए जेड के कैप, इस तरह से आप ऐड करेंगे तो आपको वेक्टर ए आ जाएगा। ठीक है, अब इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालनी है। हमको ए एक्स की लेंथ तो पता है कि साफ साफ ए एक्स है, इसकी लेंथ पता है ए वाई है, इसकी लेंथ पता है ए जेड है। वेक्टर ए की लेंथ क्या है, यानी कोई वेक्टर यदि 3 डायमेंशन में लिखा है, सिंगल डायमेंशन में लिखा है तो साफ साफ उसका मैग्नीट्यूड पता चल रहा है, इसका ए एक्स है, इसका ए वाई है, इसका ए जेड है। लेकिन कोई वेक्टर ए जो इन तीनों से मिलकर बन रहा है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसको निकालना हो तो कैसे देखेंगे। तो आप देखिए, कभी भी किसी वेक्टर की वैल्यू निकालनी होती है तो सिंगल है तो आप सिंपली उसके मैग्नीट्यूड को देख सकते हैं उसकी लेंथ से, या उसके जो रिप्रेजेंटेशन है उससे आप समझ सकते हैं। लेकिन यदि वो 3 डायमेंशन वेक्टर में है तो यहां पर हम इसको वैल्यू निकालना चाहेंगे, वो ऐसे निकालेंगे कि देखिए, यदि हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए निकालें तो आप इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दीजिए तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जा रहा है आपका वेक्टर ए के साथ में। वेक्टर ए को लेकर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल जो बन रहा है इसमें वेक्टर ए आपका हाइपोटेन्यूज है, ये जो अभी हमने ड्रा किया है ये आपका बेस हो गया,
और ये जो ए वाई है ये परपेंडिकुलर है। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में आपका हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस आपके बेस के स्क्वायर के। यानी हम यहाँ पर वेक्टर ए को लिखें तो ए की वैल्यू यानी ए की वैल्यू लिखेंगे तो वो हो जाएगा अंडर रूट आपके इस वैल्यू का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी ए वाई स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। अब बेस आपका ये है, अब ये बेस कितना है ये अभी हमको नहीं पता, इसकी लेंथ कितनी है वो हमको नहीं पता। लेकिन आप देखें तो एक राइट एंगल ट्रायंगल नीचे भी बन रहा है, ये देखिए, जिसमें ए एक्स बेस हो गया, ए जेड आपकी विड्थ हो गई, लेंथ हो गई, और ये आपका जो लाइन है ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। यानी ये नीचे का ट्राइंगल देखें जो फ्लोर पे ट्राइंगल बन रहा है ए एक्स ए जेड और ये, तो इसमें ये आपका 90 डिग्री है, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आपकी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। क्यों, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल के लिए पाइथागोरस की थ्योरम लगा दी कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर के, यानी ए जेड स्क्वायर के। तो ए किसके इक्वल होगा, अंडर रूट इसके इक्वल हो जाएगा। यदि यहाँ पर लिखें तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू हो जाएगी इज इक्वल टू अंडर रूट इस वाले वेक्टर का स्क्वायर यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस इस वाले वेक्टर का स्क्वायर यानी ए जेड स्क्वायर, और ये आपकी इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, वही यहाँ पर लिख दी गई, क्योंकि ये आपका एंगल कितना है, ये एंगल आपका 90 है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल आपका बन रहा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल आपका बन रहा है। और राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज इक्वल टू होता है अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो इस तरह से ये वैल्यू आपकी आ गई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अब ये वाला ट्राइंगल ले लें, वेक्टर ए वाला, फाइनल वेक्टर जो है वेक्टर ए, ये और ये। ठीक है, अब ये वाला ले लें तो इसमें ये 90 डिग्री है आपका, ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है इसके साथ में। ठीक, इस वेक्टर के साथ में ये वाला आई वाई 90 डिग्री बना रहा है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये हाइट हो गई और ये बेस हो गया। तो उस हिसाब से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ये 90 डिग्री है, तो आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होगा हाइट के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। तो हाइट का स्क्वायर तो ए वाई स्क्वायर हो गया, और बेस क्या हो गया, देखिए बेस है ये जो ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर जेड, और इसका स्क्वायर करेंगे, चूंकि इसका स्क्वायर करेंगे हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, तो जब बेस का स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर जेड आ जाएगा, और प्लस ये आपका परपेंडिकुलर यानी ए स्क्वायर वाई। तो इस प्रकार से जो ए हो गया यानी मैग्नीट्यूड हो गया वेक्टर का, वो हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर वाई और ए स्क्वायर जेड, ये आपका वाई है। ठीक, अब देखिए जब भी कभी आपका वेक्टर 3 डायमेंशन के फॉर्म में लिखा हो, जैसे यहाँ 3 डायरेक्शन के फॉर्म में लिखा है, यानी जो वेक्टर ए है ये 3D वेक्टर के फॉर्म में लिखा है, तो ए एक्स आई कैप ए जेड के कैप ए वाई जे कैप। तो जब कभी भी आपका वेक्टर 3 डायमेंशन के फॉर्म में लिखा होगा तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो अंडर रूट आई का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर, के का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर, जे का जो कोएफिशिएंट है उसके स्क्वायर के सम के अंडर रूट के इक्वल होगा। तो इस तरह से कोई भी वेक्टर आप लेंगे तो उसका आप 3 डायमेंशन है तो आप उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। से फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं कोई एक, कि सपोज वेक्टर ए है आपका 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये कोई हमने इमेजिनरी ऐसे ही कोई एग्जांपल ले लिया। कोई वेक्टर ए है वो इस तरह से, यानी 2 वैल्यू इसकी एक्स एक्सेस की तरफ है, 3 वैल्यू जे एक्सेस की तरफ है और 4 वैल्यू आपकी के एक्सेस की तरफ है। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, यानी ये कोई जो वेक्टर है इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा ए इज इक्वल टू अंडर रूट आई के जो कंपोनेंट है यानी ए एक्स का स्क्वायर तो 2 स्क्वायर प्लस जे के साथ जो कंपोनेंट है यानी ए वाई स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर प्लस के साथ जो कंपोनेंट है ए जेड यानी 4 का स्क्वायर। तो ये आपको कितना हो गया, ये 4 प्लस 9 प्लस 16, तो ये आपका हो गया अंडर रूट 29। तो आपका जो ये वेक्टर दिया गया है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट 29। ओके,
अब आगे देखते हैं एडिशन ऑफ 3D वेक्टर्स। अभी हम लोगों ने पीछे लास्ट लेक्चर्स में जब वेक्टर्स हमारे होते थे उनको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते थे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इस तरह से जोड़ते थे। सपोज 3D वेक्टर्स है और उनको ऐड करना है, तो किस तरह से ऐड करेंगे? तो ये सपोज ये आपका कोई प्लेन है और यहाँ पर हम कोई 3D वेक्टर बनाना चाहते हैं, तो एक वेक्टर ए हो गया, एक वेक्टर बी हो गया, एक वेक्टर सी हो गया, और इनका जो रिजल्टेंट हो गया वो आर वेक्टर हो गया। पहला वेक्टर, फिर उसके हेड से दूसरा वेक्टर, फिर उसके हेड से तीसरा वेक्टर। सपोज 3 वेक्टर हैं और 3 वेक्टर को जब ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट होगा वो किस तरह से निकलेगा? तो जो हमारा वेक्टरों को ऐड करने का तरीका है वो क्या है कि पहले हम वेक्टर ए बनाते हैं, फिर उसके हेड से दूसरा वेक्टर बनाते हैं, फिर उसके हेड से आपका लास्ट वेक्टर बनाते हैं, और जब लास्ट वेक्टर बन जाता है उसके हेड को पहले वेक्टर से ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो एरो होता है वो हमेशा लास्ट वेक्टर की तरफ होता है, तो इसलिए यहाँ पर जो एरो बना है वो गलत बना है। आप एरो किधर होगा? एरो आपका इस तरफ की ओर होगा, यानी वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, और जो फाइनल वेक्टर होगा मतलब जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? फर्स्ट वेक्टर के टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से मिलाएंगे, इसलिए जो डायरेक्शन होगी आपकी वो क्या होगी उसको आप देख लेंगे। वो यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरह होगी, वो इधर की ओर नहीं होगी। ठीक है, वो आपकी डायरेक्शन इस तरफ की ओर होगी, ये डायरेक्शन यहाँ पर गलत बनी, इधर की डायरेक्शन होगी। खैर, तो ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। अब वो निकालेंगे कैसे? ये वेक्टर ए हो गया, इसका कोई कंपोनेंट होंगे, जैसे पीछे वेक्टर के कंपोनेंट थे ऐसे इस वेक्टर के कोई कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में होंगे, वाई डायरेक्शन में होंगे, जेड डायरेक्शन में होंगे। ऐसे इस वेक्टर के कोई कंपोनेंट एक्स में होंगे, वाई में होंगे, जेड में होंगे। हर वेक्टर के 3 डायरेक्शन में कोई ना कोई कंपोनेंट होंगे, यानी हर वेक्टर को आप 3D वेक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जैसे वेक्टर ए को लिख लिया ए एक्स आई कैप, ए वाई ए कैप, ए जेड के कैप। ऐसे ही वेक्टर बी के कंपोनेंट है उनको आई जे के फॉर्म में लिख लिया, यानी 3D वेक्टर्स के फॉर्म में लिख लिया। ऐसे ही आपका वेक्टर सी हो गया। ठीक है, इन तीनों ही वेक्टर्स को हमने आई जे के फॉर्म में लिख रखा। तो जो फाइनल वेक्टर आर आएगा वो क्या होगा? वो इन तीनों वेक्टर्स के सम के इक्वल होता है, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। अब जब वैल्यूज को पुट करेंगे आप, तो वेक्टर ए की जगह ये पुट कर देंगे, वेक्टर बी की जगह आप ये वैल्यू पुट करेंगे, और वेक्टर सी की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे। तो आपका इस तरह से आर इज इक्वल टू आ जाएगा ए एक्स आई कैप, फिर बी की जगह बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप, प्लस सी की जगह ये वैल्यू। अब जब आप ऐड करेंगे तो ऐड करते समय हमें ध्यान देना है आई कैप को आई कैप के साथ, और यहाँ जे कैप है, ये आपका जे कैप हो जाएगा ए वाई जे कैप, ठीक है, ये जे कैप है, और ये आपका के कैप हो जाएगा। ठीक, तो जे कैप और ए जेड के कैप। तो जब आप ऐड करेंगे तो आई कैप वाले आई कैप के साथ ऐड करेंगे, वाई और जे कैप वाले जे कैप के साथ ऐड करेंगे, और आप के कैप वाले के कैप के साथ ऐड करेंगे, मतलब के कैप कॉमन हो जाएगा, जे कैप के साथ कॉमन हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब फाइनल आर वेक्टर आएगा तो आप इस तरह से सारे आई कैप वाले एक साथ रख देंगे, सारे जे कैप वाले एक साथ रख देंगे, ये भी आपका जे कैप है, ठीक है, और सारे के कैप वाले भी आप एक साथ रख देंगे। अब जब जे कैप आई कैप वाले एक साथ रखेंगे तो आई कैप यहां से कॉमन ले सकते हैं, जे कैप वाले रखेंगे तो यहां से जे कैप कॉमन ले सकते हैं आप, यहां पर भी ये जे कैप है, ठीक है। तो जे कैप साथ में, आई कैप साथ में, और के कैप साथ में, ये के कैप भी आपका साथ में रहेगा। तो फाइनली क्या आ जाएगा? इस तरह से आई कैप कॉमन ले लेंगे तो ए एक्स बी एक्स सी एक्स, जे कैप कॉमन ले लेंगे तो बी वाई सी वाई ए वाई, ये आपका यहां पर आएगा, ठीक है। इसको आप इस तरह से आप नोट कर लेंगे कि जो कंपोनेंट आपने ऐड किए हैं उनके आई वाले कंपोनेंट एक साथ रख के आई कैप कॉमन ले लिया, जे वाले कंपोनेंट एक साथ रख के जे वाला कॉमन ले लिया, और के कैप एक साथ रख के कैप वाले कॉमन ले लिए। तो इस तरह से आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा आपके 3 डायमेंशन वेक्टर्स को ऐड करने का। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज कोई वेक्टर ए दिया है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप। कोई दूसरा वेक्टर दिया है वेक्टर बी, ये दिया हुआ है आपको 3i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप।
कोई ऐसे ही तीसरा वेक्टर दिया हुआ है वेक्टर सी, ये दिया हुआ माइनस आई कैप माइनस 2j कैप और या प्लस के कैप वहां पर है ही नहीं, ठीक। तो सपोज इस तरह से आपके वेक्टर्स दिए, अब इनको ऐड करना है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वेक्टर आर वो इक्वल होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के। अब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या करेंगे, ऐड करते समय आप चाहें तो सबको लिख लें सिंपली, जैसे पिछले हमने एग्जांपल में लिखा था 2i प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप, ये तो हो गया ए। अब हम बी की बात करेंगे तो बी में लिखा है आपका 3i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप और फिर आपका आ जाता है सी। तो जब सी लिखेंगे तो सी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो सी की वैल्यू कितनी है माइनस आई कैप और माइनस 2j कैप। अब फाइनली क्या करेंगे, हम जितने आई कैप वाले हैं वो सब एक साथ लिख लेंगे, तो ये हो गया 2i कैप प्लस का 3i कैप और माइनस का i कैप, ये i वाले एक साथ आ गए। अब हम j वाले एक साथ रखेंगे, जहां जहां भी j वाले हैं वो एक साथ रखेंगे, तो j वाले में प्लस 4j कैप हो गया माइनस j कैप हो गया और माइनस 2j कैप हो गया। अब हम k वाले एक साथ रख लेंगे, जो आपके k वाले दिए हुए हैं, k वाला ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, तो प्लस आपका 7k कैप और प्लस का k कैप। इस तरह से हमने आपके आई वाले अलग, j वाले अलग, k वाले अलग लिख दिए। अब क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये 2i 3i 5i और माइनस i, तो 4i कैप हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 4j माइनस j और माइनस 2j, माइनस 2 और माइनस j, ये माइनस 3j हो गया, माइनस 3j 4j जाएगा तो प्लस j बचेगा। ऐसे 7k प्लस के आपका 8k होगा। तो इस तरह से जो तीनों वेक्टर्स को जोड़ने पर आपके इन तीनों वेक्टर्स को ऐड करने पर जो रिजल्टेंट आएगा वो r आएगा और r इज इक्वल टू हो गया 4i प्लस j प्लस 8k कैप। अब आप यदि इसकी वैल्यू निकालना चाहो, इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहो, तो आपको फॉर्मूला पीछे बताया है कि r इज इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट i कंपोनेंट का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट का स्क्वायर, तो j का कंपोनेंट कितना है 1, 1 इंटू j 1 j होता, तो यहाँ j का कंपोनेंट हो गया 1, तो 1 का स्क्वायर, फिर k कितना आया प्लस का 8, तो प्लस 8 स्क्वायर, और अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 1 का स्क्वायर 1, 16 1 17 और 8 का स्क्वायर हो गया आपका 64। तो आप इसको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये आपका हो गया 17 और ये हो गया आपका 64। तो इस तरह से आपका ये 81 हो गया। तो r की वैल्यू आपकी आ गई 81 या इसको कह सकते हैं 9, ठीक है। तो इस प्रकार से जो रिजल्टेंट हो गया उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है 9। तो ये तरीका हो गया आपके 3D वेक्टर्स को ऐड करने का जो हम लोगों ने पीछे यहाँ पर देखा था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर का मतलब ये है कि जैसे हमने अभी 3D वेक्टर बनाया था, तो जो 3D वेक्टर होता है वो ना तो एक्स वाई प्लेन में होगा, ना वाई जेड प्लेन में होगा, ना एक्स वाई प्लेन में होगा, वो किसी ऐसे डायरेक्शन में होता है जिससे कि उसके चारों तरफ या तीनों तरफ उसके कंपोनेंट बनते हैं। तो चलिए एक बार हम फिर से एक एनिमेशन के द्वारा देख लेते हैं। ये आपका एक्स वाई जेड प्लेन है, ठीक है। अब इसमें ये आपका कोई वेक्टर है, इसको हमने पीछे भी देखा था। अब इस वेक्टर से यदि हम एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये तो 90 डिग्री हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। यहां से यहां पर जो मिलाएंगे वो हो जाएगा आपके इस वेक्टर का एक्स वेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट। तो इस तरह से ये आपका ax हो गया। यदि ये वेक्टर a है या रिजल्टेंट वेक्टर r है तो इसका ये rx हो गया, r का x कंपोनेंट rx। यदि वेक्टर a कहें तो इसका x कंपोनेंट ax है, यदि इसको b कहें तो b का कंपोनेंट bx हो गया। अब जो आपका वेक्टर होगा वो इस एक्सेस के साथ में जिधर आपने कंपोनेंट बनाया यानी एक्स एक्सेस है, एक्स एक्सेस के साथ में कोई ना कोई एंगल भी बना रहा होगा। तो उस एंगल को यदि हम कॉस के फॉर्म में ले, जैसे ये कोई एंगल बना रहा है, इसको हमने अल्फा नाम दे दिया, तो यदि हम इसको कॉस अल्फा कहें तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसमें वेक्टर भी आ रहा है
और वेक्टर का कंपोनेंट भी आ रहा है, उस फॉर्म में यदि हम एंगल को लिखेंगे तो उसको कॉस अल्फा कहेंगे और उसी को कहते हैं हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर। यानी वेक्टर्स का एक्स वाई जेड डायरेक्शन में जो एंगल बन रहे होते हैं उनका जब हम कॉस अल्फा निकालते हैं तो उस कॉस अल्फा को या कॉस थीटा को, जो भी एंगल बन रहा होगा उसका जो कॉस निकालेंगे उसी को हम डायरेक्शन कोसाइन कहेंगे। जैसे यहाँ 3D वेक्टर का जब परपेंडिकुलर डाला एक्स एक्सिस पे तो ये कंपोनेंट आ गया आपके वेक्टर का एक्स डायरेक्शन में और उसका जो एंगल बन रहा है आपके आपके ओरिजिनल वेक्टर से वो बन रहा है अल्फा। ऐसे ही आपका जेड डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में भी डालेंगे। अब ये कंपोनेंट हमने देखिए वाई डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डाला तो यहां जो ये लेंथ आएगी ये आपका इस वेक्टर का परपेंडिकुलर ए वाई हो जाएगा, ठीक है। और उसके साथ कोई एंगल बनाएगा परपेंडिकुलर के साथ में, तो ये हमने कोई एंगल बना दिया कि बीटा है। तो इस तरह से इस वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा था अल्फा, इस वेक्टर का वाई एक्सिस के साथ बन रहा था एंगल बीटा, और इसी प्रकार से जेड एक्सिस की तरफ भी हम डालेंगे। ये आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से कि ये एंगल किधर से किधर बन रहा है, इस वेक्टर का एक्सिस के साथ में और आपके ओरिजिनल वेक्टर का वाई एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है बीटा। यानी हर एक्सिस के साथ में एंगल देखते हैं तो एक्स के साथ में अल्फा हो गया, वाई के साथ में बीटा हो गया। अब इसी तरह जेड आपके ओरिजिनल वेक्टर का हम जेड पर परपेंडिकुलर डाला हमने तो ये आ गया आपका कंपोनेंट, इस वेक्टर का पर्पल वाले का कंपोनेंट हो गया आपका जेड डायरेक्शन में ए जेड, और इधर यदि एंगल बन रहा है इस एक्सिस के साथ में जेड एक्सिस के साथ में आपके वेक्टर का जो एंगल बन रहा है वो हो गया गामा। तो इस तरह से आपके ये जो अल्फा बीटा गामा बनते हैं इन्हीं को यदि हम कॉस के फॉर्म में लिखें तो उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। मैंने एनिमेशन एक बार दोबारा चलाया आपको देख लेने के लिए, उसको आप ठीक से समझें कि अल्फा बीटा गामा कहां बन रहे हैं और किसके बीच में बन रहे हैं। ठीक है, तो अब इन्हीं की वैल्यूज को निकालेंगे। तो आप कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा की वैल्यू निकालेंगे तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से निकालेंगे। अभी आगे देखते हैं। तो कॉस अल्फा यदि निकालना है सपोज, तो कॉस अल्फा कैसे निकालेंगे, मैं इसको दोबारा ओपन करता हूं यहां पर। आप देखिए, अब यदि आप कॉस अल्फा निकालना चाहें तो ये तो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, वेक्टर का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट। यदि वेक्टर ए है तो एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट को किस नाम से कहते हैं, ए एक्स कहते हैं, ए का एक्स कंपोनेंट। तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हो गया ए एक्स, हाइपोटेन्यूज हो गया ए वेक्टर। तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू हो गया ए एक्स अपॉन ए। ऐसे ही कॉस बीटा को देख लेते हैं। तो कॉस बीटा जो बनेगा वो ए वाई अपॉन ए बनेगा, और कॉस गामा जो बनेगा वो ए जेड अपॉन ए बनेगा। उसको भी हम वहां पे समझ जाएंगे। तो ये हो गया कॉस अल्फा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ए एक्स अपॉन ए। अब ये हो गया आपका कॉस बीटा, यहां बन रहा बीटा, तो बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हो गया आपका बेस। तो कॉस बीटा इज इक्वल टू आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस बीटा इज इक्वल टू, तो आपका ये आपकी जो वैल्यू है ए वाई अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस गामा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉस गामा इज इक्वल टू ए जेड अपॉन हाइपोटेन्यूज ए। तो इस तरह से आपके ये जो आपका वेक्टर है उसका एक्स वाई जेड के साथ जो एंगल बन रहे हैं उनके कॉस के फॉर्म में हमने उनको लिख लिया, जिनको हम लोग डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। और जब भी आप कोसाइन निकालते हैं तो उस जिस डायरेक्शन में आप कोसाइन निकाल रहे हैं, अल्फा डायरेक्शन निकाल रहे हैं तो अल्फा डायरेक्शन का कंपोनेंट अपॉन वेक्टर, वाई डायरेक्शन में निकाल रहे हैं तो वाई डायरेक्शन में कॉस बीटा का मतलब हो गया वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट अपॉन वेक्टर। जेड डायरेक्शन में आप कोसाइन निकाल रहे हैं तो कॉस गामा इज इक्वल टू हो गया जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट यानी ए जेड अपॉन वेक्टर, क्योंकि आपका ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है और ये आपका बेस हुआ और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस तरह से आपके ये डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लिए आपने। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको आप देख सकते हैं, अपने बार बार आप रिपीट करके भी देख सकते हैं यदि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हो। अदरवाइज मैंने भी आपको 1 से 2 बार इसको यहाँ पर रन करके दिखा दिया है किस तरह से कॉस अल्फा के लिए ट्राइंगल बन रहा है और किस तरह से कॉस बीटा के लिए राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, और उसी तरह से किस तरह से आपका कॉस गामा के लिए आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है।
जो आपके ब्लैक एरोज हैं ये हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं एक्स एक्सेस पे और वाई एक्सेस पे और जेड एक्सेस पे, और जहां पर टच करते हैं वहीं तक आपका कंपोनेंट होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं इस डायरेक्शन कोसाइन का कुछ यूज है कि जैसे अभी हम लोगों ने देखा है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा इज इक्वल टू ये फॉर्मूला आया था। अब आप इनको यदि स्क्वायर करके सम कर दीजिए तो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा कर दिया तो इस तरफ की वैल्यूज भी आपकी स्क्वायर होकर सम हो जाएंगी इस तरह से। ठीक है, तो बेस तो सबका कॉमन है तो बेस तो कॉमन रहेगा, तो इस तरह से आपका ऊपर वैल्यूज ऐड हो जाएंगी। अब ऊपर वैल्यूज को आप ध्यान से देखिए तो क्या हो रहा है, वेक्टर ए के कंपोनेंट्स के स्क्वायर का सम, और ये क्या हो जाता है आपका वेक्टर की वैल्यू जाती है। आपने देखा है किसी वेक्टर ए की वैल्यू क्या होती है, किसी वेक्टर ए की वैल्यू होती है अंडर रूट उसके एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस उसके वाई डायरेक्शन के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस उसके जेड डायरेक्शन के कंपोनेंट का स्क्वायर। ये हमने किसी वेक्टर का वैल्यू निकालने के लिए आपको फॉर्मूला बताया था, वही फॉर्मूला यहाँ पर लग रहा है कि देखिए ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर से कंपोनेंट के स्क्वायर का सम है, तो रूट हटा दें या स्क्वायर कर दे दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर और ए जेड स्क्वायर। तो इसलिए ये वैल्यू जो आपकी आई है ये वैल्यू क्या आ गई है, ये वैल्यू आ गई आपकी ए स्क्वायर, तो इसको हम लोग ए स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर गामा का सम कितना हो गया आपका 1 हो गया। तो ये एक आइडेंटिटी है जो आपको याद रखनी होती है कि किसी वेक्टर का यदि अल्फा बीटा गामा अलग अलग एक्सेस पे बनता है तो उनके कॉस स्क्वायर का सम इक्वल टू होता है 1 के। अब कॉस को हम साइन के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यदि उस तरह से देखें तो कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, कॉस गामा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब आप सबको ऐड करेंगे ओपन करेंगे तो 1 1 1 ऐड हो जाएंगे और माइनस के साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा, आप चाहें तो 3 को इधर ले आइए या साइन स्क्वायर गामा साइन के पोर्शन सारा इधर ले आइए 1 को इधर ले जाइए तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा और ये सब आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से एक नई आइडेंटिटी आपको मिल गई कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या है 2। तो ये दो एक्सप्रेशन भी आपको याद रखनी होती है कि किसी भी वेक्टर की यदि एक्स वाई जेड से एंगल अल्फा बीटा गामा हो तो उनके कॉस स्क्वायर्स का सम 1 होता है और उनके साइन स्क्वायर्स का सम 2 होता है। ओके, तो एक एग्जांपल देखते हैं कि सपोज कोई वेक्टर दिया हुआ है वेक्टर ए जिसकी वैल्यू है आपकी 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। अब आपको यदि डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं इसके, अब आपको इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं तो डायरेक्शन कोसाइंस कौन से होते हैं आपके, कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है ax अपॉन a, कॉस बीटा इज इक्वल टू होता है ay अपॉन a, कॉस गामा इज इक्वल टू होता है आपका a गामा अपॉन a। तो आप यहां पर देखिए ये क्या वैल्यू हो गई, आप किसी वेक्टर को यदि कंपेयर करें तो वेक्टर को हम लिखते हैं ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। यदि आप कंपेयर करिए तो आपका ax कितना आ गया, ax तो 2 आ गया, ay कितना आ गया 3 आ गया, az कितना आ गया आपका 5 आ गया। अब कॉस अल्फा निकालना है आपको तो ax चाहिए और साथ में वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड क्या होगा यहाँ पर, तो वेक्टर का a का मैग्नीट्यूड होगा ax का स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। यदि आप वैल्यूज को पुट कर दें तो ये हो गया 2 स्क्वायर, ay आपका 3 स्क्वायर और az हो गया आपका 5 स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर 5 लिखेंगे केवल 5 स्क्वायर। आप इसको ओपन करिए तो आपको कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 25 और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा ये 5 9 4 13 हो गया, 9 4 13 और ये आपका हो गया 38। तो 38 आपका इस तरह से हो जाएगा। तो ए तो वैल्यू निकल आई आपकी। अब आप कॉस अल्फा यदि आप निकालेंगे तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू जगह ax अपॉन ए, ax कितना आपका 2 है तो 2 अपॉन रूट 38। ऐसे ही कॉस बीटा कितना हो जाएगा आपका ay अपॉन ए, तो ay कितना है आपका ay आपका 3 है तो 3 अपॉन
रूट 38। ऐसे ही कॉस गामा आप निकालेंगे तो कॉस गामा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए गामा आपका कितना है आपका, सॉरी एजेड कहते हैं यहाँ पर, तो एजेड आपका कितना है 5, तो 5 अपॉन रूट 38। तो इस तरह से आपका किसी गिवन वेक्टर्स के उसका मैग्नीट्यूड, उसके कंपोनेंट और उसके डायरेक्शन कोसाइंस आप निकाल सकते हैं। ठीक है, वापस चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ कि सपोज कभी कभी आपके जो वेक्टर्स दिए होते हैं वो 3D वेक्टर्स दिए होते हैं और उनका जो रिजल्टेंट आ रहा होता है उसके लिए डायरेक्शन कोसाइंस आपको निकालना होता है। अभी हमने किसी एक वेक्टर का उसके खुद के कंपोनेंट के साथ में क्या डायरेक्शन कोसाइन है वो निकाले। अब सपोज 3 अलग अलग वेक्टर दिए, एक दिया हुआ ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, दूसरा वेक्टर दिया है बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप, तीसरा वेक्टर दिया है सी एक्स आई कैप, सी वाई जे कैप, सी जेड के कैप, और इन तीनों वेक्टर को ऐड करने से जो रिजल्टेंट बन रहा है वो आर बन रहा है, जो ये है। क्योंकि जब ऐड करते हैं तो हम आई कंपोनेंट एक साथ, जे कंपोनेंट एक साथ और के कंपोनेंट एक साथ निकाल लेते हैं। अब हम यदि इस वेक्टर आर का डायरेक्शन कोसाइन निकालें तो फॉर्मूला वही रहेगा क्या, ये पहले तो हम आर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। जब आर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या करेंगे, जो आई का कंपोनेंट होगा उसका स्क्वायर प्लस जो जे का कंपोनेंट होगा उसका स्क्वायर प्लस जो के का कंपोनेंट होगा उसका स्क्वायर और अंडर रूट। ठीक है, अब इस तरह से जब आप वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तब इसके कोसाइंस भी है वो भी हम निकाल सकेंगे। कॉस अल्फा इज इक्वल टू आर एक्स अपॉन आर, आर एक्स का मतलब हो गया आर का एक्स कंपोनेंट जो है आपका ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स। तो इस तरह से अब आपका जो आर एक्स की वैल्यू लिख ली अपॉन आर और अपॉन आर की वैल्यू लिख लेंगे। तो इस तरह से एक्स कंपोनेंट अपॉन आर की वैल्यू, तो कॉस अल्फा हो गया। ऐसे ही कॉस बीटा निकालना है तो ये आपका वाई कंपोनेंट हो गया, यानी आर वाई हो गया आपका, तो आर वाई अपॉन आपके आर की वैल्यू। इसी तरह से कॉस गामा लिखेंगे तो कॉस गामा में जे कंपोनेंट लेंगे आपका जेड कंपोनेंट, यानी आपका ए जेड बी जेड प्लस सी जेड अपॉन आर। तो इस तरह से आप किसी 3D वेक्टर को जब कई सारे वेक्टर्स को सम करते हैं और जो फाइनल वेक्टर आता है उसके डायरेक्शन कोसाइन निकालने हो तो आप इस तरह से निकाल सकेंगे। नेक्स्ट देखते हैं पोजीशन वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर होता है आपका पोजीशन वेक्टर। सपोज कोई वेक्टर जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा हो, जैसे यहां पर हमने एक्स एक्सिस ले लिया और एक ये वाई एक्सिस ले लिया, और कोई पॉइंट ए है, तो इस ए की पोजीशन को यदि आप ओरिजिन से स्टार्ट करें और ओरिजिन से इसकी पोजीशन को बताएं तो उसको हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर। जैसे यहां पर वो पोजीशन हो जाएगी ओ ए, और ऐसे ही कोई पॉइंट बी है उसका यदि हम ओरिजिन से कोई वेक्टर बताएं तो वो कहलाएगा इसका पोजीशन वेक्टर ओ बी। तो इस तरह से ओ ए का पोजीशन वेक्टर हो गया और ओ बी का पोजीशन वेक्टर हो गया। अब यदि ओ ए को 3 डायमेंशन में लिखना चाहें, यदि ये 3D वेक्टर है तो इसके भी कोई x कंपोनेंट होंगे, कोई y कंपोनेंट होंगे, कोई z कंपोनेंट होंगे। तो वेक्टर ओ ए को यदि हम लिखना चाहें आई जे के फॉर्म में तो इस तरह से 3 डायमेंशन में लिख सकते हैं कि वेक्टर ओ ए का मतलब हो गया इसका x कंपोनेंट आई कैप, इसका y कंपोनेंट j कैप और इसका जो z कंपोनेंट k कैप। ऐसे ही ओ बी को हम लिख सकते हैं 3 डायमेंशन के फॉर्म में। अब यदि कोई पॉइंट ए से बी मूव करता है, सपोज आप मूव करते हैं ए से बी की ओर, तो आपका जो पोजीशन होगी आपकी वो ए से बी की ओर मूव करेंगे तो उसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कब ए से बी की ओर यदि कोई मूव करते हैं तो उस मूवमेंट को यदि हम रिप्रेजेंट करें, उस पोजीशन को रिप्रेजेंट करें तो उसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यानी ओ से ए हो गया आपका ओ ए का पोजीशन वेक्टर, ओ से बी हो गया ओ बी पोजीशन वेक्टर, और यदि आप जो है ए से बी की ओर मूव करते हैं तो ये आपका कहलाएगा पोजीशन वेक्टर ए बी, यानी इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहेंगे। क्या, जब हम ए से बी की ओर मूव करेंगे तो आपका ये वेक्टर जो कहलाएगा वो होगा ए बी, ए से बी की ओर। तो अब इसको लिखना चाहें तो वेक्टर ए बी कैसे बना है, इन दो वेक्टर को जब पोजीशन से ओरिजिन से स्टार्ट किया गया है तो उनके हेड को मिलाने से मिला, और जब हम हेड को हेड से मिलाते हैं तो हम पाते हैं वो जो वेक्टर आता है वो एक्चुअली में इन दोनों वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन वेक्टर्स होता है, और उसका जो हेड जिस तरफ की ओर होता है उस तरफ की ओर मूवमेंट होता है। यानी जिस तरफ हेड है उस वाले में से जिधर से आप आए होते हो वो वाला वेक्टर माइनस किया जाता है, तब आपका वेक्टर बनता है ए बी। यानी जो वेक्टर ए बी है वो एक्चुअली में ओ बी माइनस ओ ए है। अब यदि आप वैल्यूज पुट कर दें ओ बी और ओ ए की 3 डायमेंशनल वेक्टर्स की,
जब हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो आई वाले वेक्टर एक साथ लिखेंगे, जे वाले एक साथ लिखेंगे, इसीलिए माइनस करते समय आई कंपोनेंट से माइनस हो गए, जे कंपोनेंट से माइनस हो गए और आपके जेड कंपोनेंट से माइनस हो गए। तो इस प्रकार से कोई वेक्टर या किन्हीं दो पॉइंट्स की पोजीशंस आपको 3 डायमेंशन के फॉर्म में दी हो और यदि आप पॉइंट ए से बी की ओर मूव कर रहे हो तो उस वेक्टर को जो हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और उसको निकालेंगे कैसे, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। और वैल्यूज को पुट करते समय आपको पता है आई के साथ आई कंपोनेंट और जे के साथ जे, के साथ के। ऐसे यदि हम डिस्प्लेसमेंट बी से ए की ओर करें, अभी हम ए से बी की ओर करे हैं, अब यदि हम बी से ए की ओर जाएं, यानी इसको हम कह दें हम जा रहे हैं बी से ए की ओर। यदि बी से ए की ओर जाएंगे तो आपका जो एरो बन जाएगा वो इस तरफ की ओर बन जाएगा, ए की तरफ, क्योंकि अब आप बी से ए की ओर जा रहे हैं। तो जिस तरफ की एरो बनता है उस पोजीशन वेक्टर से जिधर से आप जा रहे होते वो पोजीशन वेक्टर माइनस होता है। जैसे अभी आप ए से बी जा रहे थे तो आप ओ बी माइनस ओ ए कर रहे थे, अब आप बी से ए जा रहे हो, तो अब आप ओ ए माइनस ओ बी करोगे और इसको कहेंगे आप बी ए वेक्टर, बी टू ए वेक्टर बी ए। तो बी ए वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ ए माइनस ओ बी। फाइनल वेक्टर है आपका ओ ए जो फाइनल पोजीशन है और इनिशियल पोजीशन है आपकी ओ बी, तो ओ ए माइनस ओ बी। अब फिर से वही ओ ए और बी वैल्यूज की वैल्यू पुट कर दोगे, आई कंपोनेंट के साथ आई और जे कंपोनेंट के साथ जे और के कंपोनेंट के साथ के। तो इस तरह से किन्हीं दो पॉइंट्स का जो पोजीशन वेक्टर हो और उनके बीच जो डिस्प्लेसमेंट होता है उस डिस्प्लेसमेंट को आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं और इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, इसको रिवाइज करिएगा। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग वेक्टर की जो अदर प्रॉपर्टीज हैं, वेक्टर प्रोडक्ट, उनको स्टडी करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।